के इस YouTube चैनल में मैं नरेंद्र कुमार मलिक एडवोकेट आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जो मेरे इस चैनल पर नए साथी हैं वो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी गुड इवनिंग क्लास। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 4। जी गुड इवनिंग अमित। लास्ट क्लास में एविडेंस एक्ट की धारा 4 हमने पढ़ी थी। क्या धारा 4 आप सभी समझ गए हैं? कोई दिक्कत परेशानी किसी को कुछ हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ें। जी बोलो भाई। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है क्या आप लोगों तक? जी सर, आ रही है आवाज़ सर, थोड़ा देर से आ रही है। मैं बोल रहा था कि धारा 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। धारा 4 आप लोगों को समझ आ गया या कोई दिक्कत है किसी को कुछ? कल्पना चौहान। जी सर। अरे कुछ समस्या हो तो बताइए, नहीं हम आगे बढ़ें। क्लियर है सर, आप आगे से स्टार्ट कर दीजिए। आगे चलो सर। चलिए, इसके इलस्ट्रेशन भी हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब एक केस यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके लिए ये कह रहा कि संसूचना कब पूर्ण होती है। संसूचना कब पूर्ण होती है, धारा 4 में हम पढ़ रहे हैं। कब पूर्ण हो जाती है कल्पना संसूचना? जी, किसी प्रस्ताव की, प्रपोजल की जब प्रपोजल दूसरे पक्षकार के ज्ञान में, नॉलेज में आ जाए। जी, जिसको वो भेजी जाती है उसके ज्ञान में आ जाए। जी। तो एक केस लॉ आप नोट कर लीजिए, इसके विषय में बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त 1913 का केस है। ALJ 489। किसी को इसके तथ्यों के बारे में कोई जानकारी हो तो प्रयास कीजिए बताने का। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का मामला है। जी सर डिटेल तो मालूम नहीं है। देखिए, ये वो केस है एक्चुअली, जो ये लालमन शुक्ला थे और गौरी दत्त के बीच का ये केस है। इसमें गौरी दत्त जो है, लालमन शुक्ला जो है, वो गौरी दत्त के यहाँ सर्वेंट थे।
ठीक है। और गौरी दत्त का एक भतीजा था, वो बिन बताए जो है घर से कहीं चला गया था, ठीक है। तो इन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा कि भाई जाओ उसे ढूंढ के लाओ, ठीक है भाई। सर्वेंट ढूंढने चला गया। इस बीच इन्होंने अपने भतीजे के लिए एक इनाम की घोषणा कर दी। इनाम के पंपलेट पोस्टर वगैरह लगा दिए आसपास के इलाके में कि भाई जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 500 रुपये नगद इनाम दूंगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आवाज़ आ रही है क्लियर? क्लियर है सर? यस सर। हाँ। जी सर। तो अब वो सर्वेंट जो था वो उसे ढूंढ के ले आया। हरिद्वार में कहीं किसी आश्रम में बाबा बनने चला गया था वो, तो उसे वो समझा बुझा के घर ले आया। अब घर लाने के बाद उसने देखा कि यहाँ तो 500 रुपये के इनाम का भी ढिंडोरा पिटा हुआ है। तो उसने कहा आके कि लो सर, आपका भतीजा मैंने ला दिया, अब आप मुझे 500 रुपये का रिवार्ड दे दीजिए जो कि आपने यहाँ पोस्टर छपवा रखे हैं, आसपास के इलाके में लगे हुए हैं। तो उसने कहा कि भाई आप तो मेरे सर्वेंट हैं, मेरे सर्वेंट होने के नाते मैंने आपको भेजा था। और तो इस बात से अनॉयड होके सर्वेंट ने जो है अपने मालिक के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो वहाँ डिस्कशन यही हुआ कि जो प्रपोज़ल था, क्या वो प्रपोज़ल उस सर्वेंट के नॉलेज में आ गया था? तो चूंकि उसकी सर्वेंट की नहीं सर। उसकी नॉलेज में नहीं आया था, नॉलेज में आने से पहले ही उसने अपनी ड्यूटीज़ के अध्याधीन रहते हुए, भाई वो उनके सर्वेंट की हैसियत से उसे ढूंढने गया हुआ था। ढूंढने जाने के लिए उसे खर्चा पानी भी दिया होगा, किराया भाड़ा भी दिया होगा। दूसरा, वो उनसे नौकर होने के नाते कुछ वेतन भी प्राप्त कर रहा होगा। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भाई आपकी नॉलेज में तो ये प्रस्ताव आया ही नहीं था। चूँकि आपकी नॉलेज में ये प्रस्ताव नहीं आया था, इसलिए आपके प्रति जो है कोई दायित्व नहीं बनता है इनका। आप इनके नौकर होने की हैसियत से इनके आदेश के अनुसरण में इनके भतीजे को ढूंढने गए थे, आप ढूंढ के ले आए। आप इस रिवार्ड के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपके और इनके मध्य कोई संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं। संविदा क्या, वहाँ वचन भी नहीं बना। भाई जब प्रस्ताव यस सर। की संसूचना किसके दिमाग में आ जाती है? सामने वाला जो है, जो एक्सेप्टेंस करेगा, उसे एक्सेप्टेंस तभी तो करेगा जब उसके दिमाग में कोई बात पहुंची होगी। कल मैंने प्रस्ताव और स्वीकृति के विषय में आपको एक बहुत शानदार उदाहरण दे के बताया था। तो आप ये याद रखें कि जब एक व्यक्ति की भावना दूसरे व्यक्ति के माइंड तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उस भावना के प्रति अगला व्यक्ति अपना विचार कैसे प्रकट करे। तो लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का मामला है, जो कि संसूचना के विषय में एक लीडिंग केस है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक केस और नोट डाउन कर लीजिए। यह है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 1QB 256। ठीक है। कार्लिल के विषय में अगर किसी को जानकारी हो और कुछ बताना चाहे तो स्वागत है। सर आई थिंक ये सर ये जो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है सर, ये एक लेडी होती है जो कि उसके 100 पाउंड के लिए
जो कार्लिल कंपनी ने विज्ञापन दिया हुआ था हम्म कि जो कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी है हम्म वो क्या उसमें उसने मतलब 100 पाउंड कुछ बैंक में जमा किए हुए थे और कुछ उन्होंने अपना वो कुछ ऐड वगैरह किया हुआ था किसी चीज का, कुछ क्रीम वगैरह का, कि वो जो इसको इस्तेमाल करेगा अगर उसको कुछ बीमारी हो जाएगी। मतलब इस्तेमाल करने पे और बीमारी हो जाएगी या ठीक हो जाएगी? मगर अगर होती है तो उसके एवज में आपको 100 पाउंड मिल दिए जाएंगे, और उनको हो गई थी शायद वो, जी, चलिए, उन्होंने बहुत उसका सर दावा किया था। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, वेरी गुड। आपने लगभग फैक्ट सही बता दिए। उस सर इतना ही ध्यान। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, लगभग सही है। बस आपने वो गोरा होने की क्रीम बता दी, वहाँ वो गोरा होने की क्रीम नहीं थी, वो एक्चुअली कुछ गोलियाँ थी, कुछ दवाई थी। उनका दावा ये था, कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी एक दवा निर्माता कंपनी थी, और उनका कहना ये था कि हमारी इस दवा का जो प्रयोग करेगा उसको इन्फ्लुएंजा, फ्लू नाम की बीमारी नहीं होगी, जी सर, इन्फ्लुएंजा। और यदि किसी को ये बीमारी हो गई हमारी दवा का इस्तेमाल करने के बावजूद, तो हम उसको 100 पाउंड जो है हर्जाने के तौर पे देंगे। तो ये जो कार्लिल नाम की महिला थी, कार्लिल ने वो दवा का इस्तेमाल किया, और जैसे जैसे बताया था उसके अकॉर्डिंगली किया, और उसको किए जाने के बावजूद भी उसको जो है वो इन्फ्लुएंजा हो गया। तब उसने दावा किया था स्मोक बॉल कंपनी पे कि भाई आप मुझे अब 100 पाउंड दीजिए, ठीक है। तो अब मामला ये पहुंचा, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की तरफ से कोर्ट में ये कथन किए गए कि देखो, हमारा आपका कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था, है ना। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जब आपने कोई प्रस्ताव जो है वो विज्ञापन के तौर पे दे दिया, तो वो विज्ञापन जो है वो कैसा प्रस्ताव हो गया, किस प्रकार का प्रस्ताव हो गया? पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसे। हाँ, प्रपोजल इन रेम बोलेंगे उसको। एक चीज़ होती है इन पर्सोनम, यानी कि वो व्यक्तिगत होता है, और एक होता है प्रपोजल फॉर ऑल, ठीक है। तो उसने कहा कि विशेष तौर पे आपका प्रस्ताव कार्लिल के प्रति होना आवश्यक नहीं है। जब आपने एक जनरल प्रपोजल विज्ञापित कर दिया, ठीक है, तो केवल और केवल, कल मैंने एक चीज़ और भी आपको डिस्कस की थी एक केस लॉ में, कि जैसे जैसे प्रस्ताव में कोई बात कही गई है, वैसे वैसे यदि सामने वाला कोई कुछ कर देता है, तो उसका वो करना मात्र ही प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हो जाता है। आया कुछ समझ में, हेनु? सर, ब्रॉकडेल मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी वाला जो केस बताया था आपने, उसमें मैंने फिर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपने प्रस्ताव में यदि कोई बात कह दी कि भाई यदि आपने कुछ ऐसा वैसा ऐसा किया, तो ऐसा करने से मैं आपकी सम्मति मान लूँगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ भी जब कार्लिल ने विज्ञापन में दी गई दवा के विषय में जिस प्रकार से वो उसको खाना बताया गया था, उस प्रकार से उसने सब दवा खरीदी, दवा को इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी इन्फ्लुएंजा उसको हो गया, तो कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि आपको कार्लिल के प्रति देनदारी बनती है, आप कार्लिल को 100 पाउंड का हर्जाना दीजिए। इज दैट क्लियर?
अब एक केस लॉ है, डाक द्वारा संसूचना के बारे में बात कर रहा है। जी सर। जी सर। केस लॉ का नाम है मेसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस भारत हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, AIR 1996, दिल्ली का केस है। ठीक, तो डाक द्वारा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है भाई कि सर ब्रेक हो। अमित है सर, थोड़ा इनके ही नहीं ये और कोई बताइए भाई। सर आपकी वीडियो भी पॉज हो रही है सर। भाई सभी को हो रही है कि सदब को ही हो? हैनू क्या स्थिति है? नहीं सर, आवाज तो सदब ठीक आ रही है। आप कभी लेफ्ट कभी ब्रेकडाउन। आप लेफ्ट होके एक बार जुड़िए दोबारा, हो सकता है आपके एंड पे कोई दिक्कत हो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो डाक द्वारा संसूचना कब होगी? ये कह रहा है जहाँ प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता भिन्न स्थान के हैं तथा प्रस्ताव व स्वीकृति डाक द्वारा की जाती है। ऐसी दशा में स्वीकृति तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक कि प्रस्ताव करने वाले के पास नहीं पहुंच जाता। परंतु डाक द्वारा स्वीकृति इस सामान्य नियम का अपवाद है। स्वीकृति के परिधान का स्थान सारवान नहीं होता है तथा इससे वाद का कारण नहीं बनता है। ये कहा गया है इस केस में मेसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम भारत हाइड्रो पावर लिमिटेड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये कह रहा वैन ऑफरर एंड ऑफररी, ऑफरर प्रस्तावक और ऑफरी कौन हुआ? जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है। ये कह रहा आर नोट एट वन प्लेस and are exchanging the offer and acceptance through post, then the contract would be deemed to have been entered into at the place where the offer was received and the acceptance was posted. The place of delivery of acceptance is irrelevant and does not provide any cause of action. ये कह रहा कि स्वीकृति कहाँ पहुँच रही है वहाँ वाद का कारण उत्पन्न नहीं होगा। स्वीकृति कहाँ की गई है वहाँ वाद का कारण होगा, कॉज ऑफ एक्शन वहाँ एराइज होगा। कुछ समझ आया कल्पना? जहाँ स्वीकृति जिसमें भेजी है, जहाँ स्वीकृति हुई है के द्वारा है भाई, एक्शन वहाँ पे होगा। हाँ, मैंने डाक द्वारा प्रस्ताव भेजा दिल्ली किसी व्यक्ति को, दिल्ली में उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे रिटर्न एक्सेप्टेंस की सूचना भेज दी, सूचना मुझे सहारनपुर में प्राप्त हुई, तो कॉज ऑफ एक्शन एराइज दिल्ली में होगा चूँकि एक्सेप्टेंस वहाँ हुई थी, संविदा की पूर्णता वहाँ हुई थी। वो तो सूचना मात्र मेरे पास आई है। जी सर। ठीक है कल्पना? जी सर। और एक केस है बड़ौदा ऑयल केक ट्रेडर्स वर्सेस पुरुषोत्तम दास नारायण दास बगुलिया। केस का नाम दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। बड़ौदा ऑयल केक ट्रेडर्स वर्सेस पुरुषोत्तम दास नारायण दास बगुलिया, AIR 1954, बॉम्बे 491। नोट डाउन हो गया सबका? सर फिर नहीं सर, फिर से बोल लीजिए। बड़ौदा, धीरे से सर। हाँ, बड़ौदा ऑयल केक ट्रेडर्स वर्सेस पुरुषोत्तम दास नारायण दास बगुलिया, AIR 1954, बॉम्बे 491। अब हो गया? हो गया भाई? सर AIR आपका कितने?
AIR 1954 है, 1954। और बॉम्बे है और पेज नंबर है 491। इज दैट क्लियर? ओके सर। अब मुझे पहले ये बता दो कि ये जो इसका पहला हेड में पहला नाम आया है बड़ौदा ऑयल केक ट्रेडर्स, तो ये ऑयल केक क्या होता है? एनू साबुन सर। अमित कह रहे हैं साबुन। एनू आपकी क्या विचार है? पता नहीं हमें इसके बारे में। कल्पना? सर तेल की, हाँ जी, तेल की क्या? तेल की रेल? तेल वेल की कुछ नहीं, तेल की कंपनी होगी हैं? कुछ। फिरोज? सर कुछ ऑयल वाली कंपनी होगी मतलब। हाँ, परेश भाटी। कितने लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं क्लास में? सर मैं हूँ सदफ। हाँ, सदफ का तो मुझे पता है, सारे गांव से जुड़े हुए हैं। डंगरों को खली डालते हैं, खल बोलते हैं जिसको। यस सर, यस। That is- सरसों के उससे निकलती है ये। दैट इज ऑयल केक। क्या बताया सर आप? अरे खल नहीं डालते क्या पशुओं को? हाँ सर। जब सरसों का तेल निकाला जाता है तो तेल का एक बायो प्रोडक्ट निकलता है, खली बोलते हैं उसको, खल बोलते हैं देसी भाषा में। और पशुओं की सानी में, पशुओं के भोजन में, पशुओं के नियार को काट के उसको टेस्टी बनाने के लिए, उसमें जैसे इंसान घी डाल के सब्जी में डाल के खाता है, तो ऐसे पशुओं को डाला जाता है खल। तो दैट इज ऑयल केक। जी सर। देखिए, और आपको लग रहा होगा ये पता नहीं कौन सा बर्थडे वाला केक तो नहीं आ गया कहीं? जी, ये कह रहा है कि प्रतिग्रहण पत्र सही पते से डाक में डाल दिया गया है, तो जो किसी कारणवश प्रस्थापक के पास नहीं पहुंचता है तो भी प्रस्थापक उससे बाध्य होगा। क्या समझे? क्योंकि हमने पीछे धारा 4 में पढ़ा है कि प्रतिग्रहण की संसूचना जब प्रतिग्रहीता ऐसे ट्रांसमिशन में डाल देता है जब वो उसके बस के बाहर हो जाए, तो प्रस्थापक के विरुद्ध वो स्टैंड कर जाती है। कल की धारा 4 जब हम पढ़ रहे थे उसमें आप लोग कुछ मुझे कंफ्यूज भी नज़र आ रहे थे कि ये विरुद्ध क्या चल रहा है मामला। मैंने दोबारा आज क्लास शुरू करने से पहले मैंने बार बार पूछा कि भाई आप लोगों को धारा 4 में कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है। तो मेरा पूछने का आशय यही था कि आप लोग कल की क्लास में कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे थे मुझे कि सर ये मामला क्या हो रहा है, उसके विरुद्ध क्यों हो रहा है ये, क्यों सदफ? सर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो उनका जो ट्रांसमिशन का, उनका जो भेजने का जो कार्य था वो अपना पूरा कर चुके। अब वो मतलब उनकी शक्ति से बाहर हो चुकी। वो उसको चाहे उन्होंने बाय पोस्ट किया है, अब वो उसको रोक नहीं सकते। मतलब उसको लेटर कोई डाला था, उन्होंने वापस नहीं निकाल सकते। तो वो विरुद्ध किसके हो रही है? सर जो प्रस्तावक है, हाँ, प्रपोजल जिसने दिया है उसके विरुद्ध हो रही है वो। जी, हाँ, क्योंकि प्रपोजल देने वाले। एक्सेप्ट करके प्रपोजल वाला बाउंड है उसके लिए, जिसने जब प्रस्ताव किया है। जब आपके प्रस्ताव रूपी बारूद को स्वीकृति रूपी माचिस की तीली लग गई तो बम धड़ाम होने ही वाला है। बस हो गया, ये समझो। फिर आप वो आगे पढ़ेंगे हम, एक जूरिस्ट का कथन है ये कि प्रस्ताव और स्वीकृति जो है वो बारूद और माचिस की तीली का काम करती है। आपका प्रस्ताव बारूद है, जैसे ही उसमें तीली दिखाई तो आग जल गई। आग जलना मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके वो चीज़ एक
ट्रांसमिशन में डाल दी और वो उसकी पहुंच से बाहर होगी, अब वो उसको नहीं चेंज कर सकता। जब आपने प्रस्ताव की स्वीकृति की चिट्ठी बना के डाक में डाल दी, कल भी मैंने समझाया था, तो जैसे ही आपने डाक के अंदर डाली वो आपकी पहुंच से बाहर हो गई, तो प्रस्तावक के विरुद्ध अब वो स्वीकृति जो है वो स्टैंड कर गई। अब प्रस्तावक अपने प्रस्ताव से भाग नहीं सकता। क्यों अनु? यस सर। वही चीज़ यहाँ इसमें बताई गई है कि प्रतिग्रहण पत्र जो है वो सही पता लिख के डाक में डाल दिया गया, किसी कारणवश अगर वो नहीं मिल रहा है वहाँ, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि प्रस्तावक इस बात से इनकार कर दे कि सर मेरे प्रस्ताव को तो इन्होंने स्वीकार करके मुझे संसूचना दी ही नहीं। बस केवल चूँकि देखिए ये कंपनी से संबंधित मसले हैं, तो यहाँ जो पत्र व्यवहार होता है वो बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि भाई ये पत्र आया, ये पत्र गया। उसको क्या बोलते हैं? डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है वो। तो जो डिस्पैच करता है वही वहाँ पत्रों को स्वीकार भी करता है। वो भेजने वाला भी है और वो लेने वाला भी है। वो लेगा तो एंट्री करेगा इनकमिंग में, और कुछ भेजेगा तो एंट्री करेगा आउटगोइंग में। इज दैट ओके? अगला केस लो है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। देखिए चूँकि हम संविदा के मसले पढ़ रहे हैं, तो संविदाओं का जो झगड़ा है वो अधिकतर कंपनियों के बीच में, पार्टनरशिप फर्म्स के बीच में, इस टाइप के मसले ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। तो इनके कुछ केस लॉज के जो नाम होंगे थोड़े से लेंदी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो दोबारा बोल रहा हूँ, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। इज दैट ओके? AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 543। जब हम राहुल IAS में कोचिंग ले रहे थे, 2009-10 की बात है, तो वहाँ हमें ये एक्ट जो पढ़ाया था वो श्रीवास्तव सर ने पढ़ाया था। और श्रीवास्तव सर जो है वो बहुत ही अनुभवी टीचर थे। वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में डीन रहे थे और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राहुल IAS में अपनी सर्विसेज दी थी। तो उनकी क्लास में वो इतनी तेज़ी से पढ़ाते थे कि उनको मीट आउट करना, उनके साथ लेखन करना, उनके साथ नोट्स बनाना जो है वो बड़ी टेढ़ी खीर था। एक बार केस लो बोलते थे, उसके बाद बोलते थे कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, मेरी स्पीड डाउन ना करें। इनका कहना ये था। तो ये डाउन हो गया, आपको लिख लिया आपने। अरे बोल के बता दो भाई। यस सर। इसका लेकिन के मुकाबले बहुत कम चल रही है। क्या? जो कई के बाद नहीं लिखता है। हाँ, तो थोड़ा सा एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन क्लास में हैं, तो ऑनलाइन क्लास में कई बार कोई आवाज़ पहुंच पाती है, कई बार कट भी जाती है। तो इसका साइटेशन भी लिख लीजिए। AIR 1966 है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, और 543 इसका पेज नंबर है। एनओ नोट हो गया? यस सर। ये केस लो है टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा स्वीकृति के विषय में। ठीक है? ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन इज डीम्ड टू बी कंप्लीट व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। ये कह रहा है टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा स्वीकृति टेलीफोन की संविदा में संविदा तब पूर्ण होती है जब स्वीकृति की संसूचना प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है। भाई जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, सीधी सीधी बात कर रहे हो, प्रपोजल एक साइड पे है, एक्सेप्टर दूसरी साइड पे
हमने प्रपोज किया, सामने वाले ने यस कर दिया, तो यस करते ही सामने वाले की प्रपोजल करने वाले की नॉलेज में एक्सेप्टेंस आते ही संविदा कंप्लीट। क्योंकि वहाँ वो ट्रांसमिशन वाला मसला तो है नहीं कि डाकखाने में चिट्ठी पड़ेगी, चिट्ठी घूम घाम के जाएगी। यहाँ तो टेलीफोन पे सीधी बात हो रही है। क्यों? इज दैट क्लियर? बिल्कुल डायरेक्ट है सर। हाँ, जी। तो और ये कह रहा व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय टेलीफोन और टेलेक्स, द कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू बी completed व्हेन प्रपोजर रिसीव्स इट एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस वेयर प्रपोजर रिसीव्स द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये कह रहा जब प्रतिग्रहण की सूचना टेलीफोन व टेलेक्स द्वारा दी जाती है तो सूचना तब पूर्ण मानी जाती है जबकि प्रस्तावक उसे प्राप्त करता है और संविदा का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां प्रस्तावक प्रतिग्रहण की संसूचना प्राप्त करता है। इज दैट ओके? और डाक वाली संसूचना के बारे में क्या बात हुई थी? वहाँ ये हुई थी कि जहाँ उसने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद उसने अपना एक्सेप्टेंस जो है प्रतिग्रहण की संसूचना किसी ट्रांसमिशन में डाल दी तो कोज ऑफ एक्शन वहाँ बताया गया था। और टेलीफोन द्वारा जो संसूचना हो रही है वो कह रहा है कि जहाँ आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है। सिर्फ टेलीफोन में तो क्लियर होगा, और जो उसमें है उसमें जैसे ही वो डाक में डाल लेगा बस वो जब पूरी हो जाएगी। जी यस 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 जी, बहुत बढ़िया। अब धारा 5 पे चलते हैं। धारा 5, अभी धारा 4 का ही हिस्सा समाप्त हुआ है। धारा 4 के ही हमने केस लॉ डिस्कस किए हैं। इज दैट क्लियर? तो धारा 4 आप लोगों को अब Yes, sir. धारा 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके केस लॉ भी आपने डील कर लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में केस लॉ रिलेटेड भी सवाल आते हैं। ठीक है ना? हमारी क्लास में ऐसा तो नहीं है, Yes, sir. ऐसा तो कोई नहीं है जिसका AIB का एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ हो अभी। सर मेरा अभी आपका नहीं हुआ है अभी? जी सर। तो AIB के फॉर्म आ गए हैं, भर लीजिए। हाँ सर, इस बार ठीक है। और अब AIB का एग्ज़ाम इतना हलवा नहीं रहा पहले की तरह। AIB वाले ने भी एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया और उससे भी ऊपर की बात, आप लोगों को एक लॉलीपॉप और देखा उन्होंने, तो ये बेयर एक्ट भी साथ ले आओ। क्यों एनू? जी सर। उस चक्कर में लोग पढ़ते नहीं हैं। होगा तभी तो डायरेक्ट से करते हैं। उस चक्कर में लोग पढ़ते नहीं हैं इसी भ्रम में तो और वहाँ तो सर एक टाइम निकल जाता होगा। एक सारे खरीद लेते हैं, चला भी नहीं जाता, सारी बुक्स लेकर के पहुंचते अरे हैं एक बात तो बताओ, जब और उन्हें कभी खोला भी नहीं। अब जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे नहीं तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल के अंदर बेयर एक्ट में से कैसे निकाल दोगे? कुछ भी नहीं सर, एक दूसरे को खींचते हैं आगे पीछे से। हाँ, एक बार यूपी बोर्ड ने भी ना सपुस्तक प्रणाली लगाई थी 9th क्लास में और 11th क्लास में। उस टाइम हम भी 9th क्लास में थे, तो पूरे एग्ज़ाम में हम किताब ही पलटते रहे, पढ़े तो थे नहीं। ये पता था किताब साथ मिलेगी। अरे भाई, किताब में भी तो आप जब कुछ सर मारोगे, है कि नहीं? सर वो कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। गुमराह कुछ करने पढ़ा के होगा लिए है तभी। कि सारी बुक लेके जाएं आप वहाँ, आपको एक ओपन अप चैलेंज दिया गया है और जो उसमें इतना जीनियस हो वो खोलो और कर लो। अदरवाइज तो एक अलादीन की चिराग की तरह बना, उसे खींचते रहो तब जिन निकले।
भाई देखिए, जब आप खोल के नहीं देखोगे किसी चीज़ को, अब एक आजकल ये लिव इन का फंडा बड़ा चल रहा है ना। तो कोई लड़का दिल्ली में, या मोस्टली दिल्ली में आजकल हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं, तो वहाँ उस लड़के की माता जी पहुँच गई एक दिन यकबयक। तो लड़के की माता जी पहुँची तो देखा कि वहाँ लड़के के साथ उसके एक लड़की भी उसी फ्लैट में रह रही थी। तो लड़के की माँ ने पूछा, भाई ये कौन है? वो बोला कि ये हमारे वो रूममेट है, और यहाँ देखो बड़ा महंगा किराया है, तो हम लोग शेयर कर लेते हैं किराए को, और ये अपने रूम में सोती है, मैं अपने रूम में सोता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम मित्र हैं बस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो माता जी की बड़ी सेवा पानी की, एक कोई बहुत अच्छी सी एक प्लेट थी, उन्होंने उसमें भोजन कराया उन्हें, बड़ी कीमती सी। अब वो माता जी चली गई, तो कई दिन बाद लड़की ने लड़के से कहा कि देखो, कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो वो कीमती प्लेट थी वो आपकी माता जी चुरा के ले गई, वो मिल नहीं रही है। तो लड़के ने भी बड़े झिझकते हुए माँ को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, जब से आप गई हैं ना, तो यहाँ पे एक वो इसकी लड़की की थी वो प्लेट, एक्चुअली मेरी भी नहीं थी, और इसकी वो प्लेट गायब है उस दिन से। तो लड़के की माँ ने बोला कि बेटा, वो जो तूने रूम लड़की का बताया था ना, उसके तकिए के नीचे रखी हुई है वो प्लेट। क्या समझे? सर मतलब बच्चे से ज्यादा माँ। तो उन्होंने चूंकि दूसरे रूम का उन्होंने बेड अलट पलट के देखा ही नहीं, तो सपुस्तक प्रणाली हो गई उनके साथ। तो माँ ने कैसे सर वो रहते थे साथ में। तो माँ होती है भैया, माँ भी बढ़िया वाला, माँ तो माँ होती है। तो सेक्शन 5 देखते हैं, ये बात कर रहा है रिवोकेशन की। अभी हम बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस की, अभी बात चल रही है रिवोकेशन की, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण। ठीक, ये कह रहा है, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। क्या कह रहा है कि कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहित की जा सकती है, की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। आपका प्रपोजल है, आपने प्रपोजल दिया है, जब तक आपके विरुद्ध एक्सेप्टेंस की संसूचना संपूर्ण ना हो जाए, उससे पहले आप कभी भी अपने प्रस्ताव को रिवोक कर सकते हैं, उसको स्टॉप लगा सकते हैं। हाँ, एनु समझ आ गया? और अगला पैरा कह रहा है धारा 5 का, ये कह रहा है एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ये कह रहा है कि कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहित किया जा सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। क्या समझे? आपका प्रस्ताव रूपी बारूद पड़ा है, जब तक उस पर एक्सेप्टेंस रूपी तिल्ली ना लगे, आप अपने बारूद को समेटो और उठा के चल दो। और अगर एक बार एक्सेप्टेंस की तिल्ली लग गई, फिर तो राख ही बची वहाँ।
कहाँ समझे बाबा? अब इसके दृष्टांत देखिए, दृष्टांत से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी धारा 5। ये कह रही है ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। क्या कह रहे हैं एनु सेइंग समथिंग? जो आप पूछे थे ना हम। ओके। A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by a letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance, but not afterwards. ये कह रहा है कि के अपना ग्रह ख को बेचने की प्रस्तावना डाक से भेजे गए एक पत्र द्वारा करता है। ख प्रस्तावना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिगृहित करता है। क अपनी प्रस्तावना को ख द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिशत कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जैसे ही डाक में पत्र डल गया तो प्रपोजर के विरुद्ध वो स्टैंड हो जाएगा। और ये कह रहा है कि डाक में डाले जाने से पूर्व, एक्सेप्टेंस की संसूचना डाक में डाले जाने से पूर्व वो अपने प्रस्ताव को कभी भी रिवोक कर सकता है। इवन जिस क्षण तक वो डाला जा रहा है उस डाले जाने तक आधा पत्र अंदर है, आधा उसके हाथ में है, उस तक वो अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। सदब क्लियर है? और कह रहा बी में रिवोक। हाँ बोलो। अगर उनका माइंड, हाँ प्रस्तावक का माइंड चेंज हो गया। अगर सर माइंड चेंज होता है जी, तो वो मतलब डालने से पहले भी अगर वो पत्र भले ही उसने तैयार कर लिया और एट ए टाइम वो नहीं डालना चाहता, मतलब डाला नहीं गया, तो वो उसको रोक सकता है। मतलब कौन रोक सकता है? अगर माइंड इन केस माइंड चेंज हो जाता है। किसका? तो जो प्रस्तावक है, लेटर तो एक्सेप्टर डाल रहा है, जो किसी को अपने प्रस्ताव, लेटर तो एक्सेप्टर डाल रहा है। मतलब सर जिसने प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया वो रख कर सकता है। नहीं तो यहाँ पर रिवोकेशन की जो पावर, प्रस्तावक का प्रस्ताव है, प्रस्तावक अपना प्रस्ताव खंडित कर सकता है जब तक कि एक्सेप्टर के द्वारा वो लेटर बॉक्स में ना डाल दिया गया हो, उससे पहले खंडित कर सकता है बस। अच्छा। अगर लेटर डल गया तो उसके बाद प्रस्तावक, चूंकि हमने पढ़ा है कि पत्र को ट्रांसमिशन में डालते ही वो प्रस्तावक के विरुद्ध हो जाता है मामला, कंप्लीट हो जाएगा, उसके विरुद्ध जो है वो कंप्लीट मान ली जाती है संविदा। और ये कह रहा बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीच ए बट नो आफ्टरवर्ड्स। और ये कह रहा है कि ख अपने प्रतिग्रहण को उसे संसूचित करने वाला पत्र क को पहुंचने के पूर्व किसी भी समय या पहुंचने के क्षण प्रतिशत कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर ने चिट्ठी तो डाल दी एक्सेप्ट करने के बाद, लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस, जब तक वो लेटर प्रपोजर के पास नहीं पहुंच जाता उससे पहले वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। कौन? एक्सेप्टर। जी कहाँ समझे? सदक, फिरोज, कल्पना, समझ आ गया भाई? वो ये एक्सेप्टर जो है उसने अपना एक्सेप्टेंस अगर वो डाल दिया और उसको प्रस्तावक को पहुंचने से पहले वो भी कर सकता है। यस।
मान लीजिए उसने एक्सेप्टर ने अपनी जो एक्सेप्टेंस की सूचना है वो साधारण पत्र के द्वारा भेजी, ठीक है। साधारण पत्र मान लीजिए रूटीन वे में 1 हफ्ते में पहुंचता है। पत्र डालने के बाद अब उसके दिमाग में आया यार ये तो गलत एक्सेप्ट कर लिया मैंने, प्रस्ताव ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो उसने फिर एक तार भेजा रिवोकेशन का। तो तार की स्पीड तेज़ थी बनिस्बत साधारण डाक के, तो उस पत्र से पहले तार पहुंच जाए खंडित का तो फिर वो खंडित, क्योंकि उसने उस पत्र को वहाँ पहुँचने से पहले अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दिया है। नो क्लियर? इसका एग्जांपल ऐसा हो रहा है आजकल फ्लिपकार्ट, आप कोई चीज बुक करते हैं तो बुक करने के बाद आपसे वो पूछते हैं कि एक्सेप्टेंस के लिए आपसे वो आपका यस या नो का एक पासवर्ड या कोई चीज मांगते हैं, कंफर्मेशन कॉल आता है आपके ऑर्डर का। सुनिएगा, आप तब बुक करते हैं तब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका ऑर्डर बुक हो जाता है। फिर एक कॉल आती है, कॉल में आपसे एक्सेप्टेंस के बारे में पूछा जाता है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कंप्लीट, और अगर मना कर दिया तो पहला ऑर्डर वाला ऑर्डर कैंसिल। यस यस यस, यही है ये सब देखिए, मैंने आपको जब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास शुरू कर रहा था मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एक्ट है ये हमारे जीवन का सबसे नज़दीकी एक्ट है। इससे ज़्यादा नज़दीक हमारे कोई और एक्ट नहीं है ना। ये डेली सुबह उठते ही शुरू हो जाता है हमारे जीवन में कॉन्ट्रैक्ट का खेल। अखबार वाला आपके यहाँ अखबार डाल रहा है, वो भी एक संविदा के तहत डाल रहा है ना। आपका उससे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि आप मुझे अखबार दो, मैं आपको इसके बदले इसकी कीमत अदा कर दूंगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 कौन सी धारा में है? कॉन्स्टिट्यूशन कल्पना चौहान सी में 2C डी में सर, डी में 2D में सी है, ये ध्यान रखो। तो 2D जब हम पढ़ रहे थे तो हमने विस्तार पूर्वक समझा था कि कंसिडरेशन जो है वो भूतकालीन भी हो सकता है, वर्तमानकालीन भी हो सकता है और भविष्यकालीन भी हो सकता है। क्यों? जी सर। आप अखबार वाले को एडवांस पैसा दे दें कि भाई आप पूरा महीना अखबार डालिए, तो आपका कंसिडरेशन कैसा है? भूतकालीन, आपने भूतकाल में पेमेंट कर दिया है उसका। एक दूसरा तरीका ये है कि आप अखबार दो, रोज के रोज पैसे ले लो अखबार के, हम नहीं चाहते पंगा कोई हो। बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है लेन देन। और एक ये कि आप अखबार डाल दो, मैं आपको महीने के अंत में जो है पेमेंट कर दूंगा, भविष्यकालीन। यस सर, ये फ्यूचर की हो गई बात। इज दैट क्लियर? इतना बारीकी से आपने 2D को शायद नहीं पढ़ा होगा पहले कभी। जी, तो धारा 5 आप लोगों को क्लियर हो गया भाई? इस पर एक केस लॉ लिखिए। जी सर। केस लॉ है नूटक्की शेष रत्नम, नूटक्की शेष रत्नम वर्सेस सब कलेक्टर लैंड एक्विजिशन विजयवाड़ा, एक्विजिशन विजयवाड़ा। सर सब इंस्पेक्टर क्या बताया? सब कलेक्टर, सब कलेक्टर। सब कलेक्टर आ रहा था। सब कलेक्टर AIR 1992 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। क्लियर है भाई? सबको नोट हो गया या अब दोबारा बोलूं भाई?
जी सर, हो गया। इसका साइटेशन भी नोट हो गया। AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 131। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों के बीच संविधान निर्मित तब तक नहीं होती जब तक प्रस्ताव स्वीकृत ना हो। इस बीच प्रस्ताव का प्रतिसरण असम्यक तथा अनुचित न होगा। ये कह रहा है टिल द ऑफर वाज एक्सेप्टेड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, देयर वाज नथिंग इनइक्विटेबल और इम्प्रॉपर इन विदड्रॉइंग द ऑफर। ये कह रहे हैं कि जब तक प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त ना हो जाए तब तक कोई संविदा का निर्माण नहीं होगा और प्रस्ताव को स्वीकृति होने से पूर्व विड्रॉल करने में कोई अनुचित बात नहीं है। मान लीजिए देखिए ये भूमि से संबंधित केस नज़र आ रहा है मुझे, भू अधिग्रहण से संबंधित केस है ये, समझे? क्यों? इसका एग्जाम्पल हमारे यहीं की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे सहारनपुर ज़िले की ही बात है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ एक हाईवे निकल रहा है, मिनी हाईवे निकल रहा है, एक तो बड़े वाला बाईपास निकल रहा है, एक मिनी बाईपास निकल रहा है। तो मिनी बाईपास के लिए कुछ गांव में ज़मीन के जब सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है तो अधिग्रहण के बदले में किसानों को मुआवजा देती है। क्लियर है? तो सबको पता ही है। यस सर। और नोएडा वालों को तो सबसे ज़्यादा बढ़िया पता है कि उनके तो बल्ले बल्ले हो गई। बाकी और क्षेत्र में तो अब ये हाईवे निकले हैं तो थोड़ा बहुत कुछ मिला है किसी को। तो यहाँ एक गांव की बात है, उस गांव में सरकार ने प्रस्ताव रखा कि भाई आपकी ज़मीन जो है वो 25 लाख रुपया बीघा हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक रेट बता रहा हूँ। तो गांव वाले रेट बढ़ाने के लिए दबाव बनाने लगे। ठीक है? क्लियर है? तो क्लियर है सर। हाँ, वो रेट बढ़ा नहीं। अब रेट बढ़ा नहीं तो मामला जो है वो बट्टे खाते में चला गया। अब अगला प्रपोजल सरकार का आता है कि भाई 18 लाख रुपए बीघा देंगे हम, तो 7 लाख रुपए कम कर दिए। तो गांव वाले कह रहे, अब गांव वालों को लगा गया नहीं तो 7 लाख का फटका लग गया, हम तो 25 से 30 कराने जा रहे थे, तो सरकार ने और कम कर दिया। तो कह रहे जी हमें तो वो पहले वाला ही स्वीकार है, 25 वाला ही। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि वो तो स्पेशल ऑफर था, वो आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो ऑफ़र तो हमने रिवोक कर लिया। तो वही बात बिल्कुल यहाँ कही गई है इस केस लॉ में कि जब तक प्रस्ताव पे स्वीकृति ना हो तब तक कभी भी प्रस्ताव का रिवोकेशन करना कोई अन्याय वाली बात नहीं है, कोई अनइक्विटेबल बात नहीं है, कोई असम्यक बात नहीं है, कोई अनुचित बात नहीं है। तो अब वो जो 25 में नहीं दे रहे थे वो 18 में देने को तैयार हो गए कि चलो 18 से 15 ना हो जाए। तब इससे भी जाए सर। हाँ। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और अगली क्लास में हम अगली धाराओं को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ आई होगी, केस लो आपने नोट डाउन किए होंगे। ठीक है? तो सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।